नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तराखंड की ताजा तस्वीर से सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। ये तस्वीर है प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच सुधरते रिश्तों की, जिसको देखने के बाद कम करने की कोशिश भी की थी। श्रम कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से हरक सिंह रावत काफी नाराज थे। इसके बाद सीएम ने एक और सख्त फैसला लेते हुए बोर्ड की सचिव और हरक सिंह रावत की चहेती अधिकारी दमयंती रावत को भी हटा दिया था, जिससे दोनों के बीच नाराजगी और बढ़ गई थी। लेकिन करीब 2 हफ्ते के बाद जब दोनों दिग्गज देहरादून के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो सियासी बाजार गर्म हो गया। मौका था प्रदेश के उत्पादों को मंच देने का, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग उठा रहा है। इसी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए वन मंत्री हरक सिंह रावत और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि दोनों ही दिग्गज इस दौरान रिश्तों की खटास पर बात करने से कतराते नजर आए, जबकि प्रोजेक्ट के विस्तार पर जमकर बात की। हमने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम उत्तराखंड राज्य की ब्रांडिंग करेंगे और जो हमारे उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनको हम एक ब्रांड नेम देंगे। तो उसके लिए होली हिमालय एक ब्रांड सामने आया है, उसका पंजीकरण कराया जाएगा और उसका लोगो भी तय किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों के लिए हम जो कुछ लोग विशेषज्ञ लोग हैं जो इस काम को करते हैं, उनके भी सहयोग लेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत ने इस दौरान कहा कि प्रदेश के सभी 750 वन पंचायत में जायका प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है। इसमें जापान सरकार भी मदद कर रही है। ये कार्यक्रम हमारे जापान सरकार के सहयोग से जो जायका प्रोजेक्ट है, 750 वन पंचायतें हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं। लगभग 800 करोड़ रुपया हमने 5 वर्ष में इस पे खर्च करना। हर वर्ष हम 100 करोड़ रुपया लगभग इस योजना के तहत खर्च करते हैं। दोनों ही दिग्गजों का तनाव को लेकर कुछ न बोलना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। समझने वाले कह रहे हैं कि हो सकता है जो आग अभी ठंडी दिख रही है, आने वाले दिनों में चिंगारी भी बन सकती है। तो वहीं कुछ इसे हाईकमान का मैनेजमेंट मान रहे हैं। देहरादून से विनोद कुमार, एबीपी गंगा। काफी दिनों बाद जब हरक सिंह रावत ने दोबारा काम संभाला है तो पूरे फॉर्म में दिखे और इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रमुख वन संरक्षक जयराज द्वारा वन रेंजर्स के किए गए तबादलों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए वन मंत्री हरक सिंह ने प्रमुख सचिव वन को निर्देशित किया है। वन मंत्री के मुताबिक रिटायरमेंट से पूर्व जयराज ने नियम विरुद्ध कई रेंजर्स के तबादले किए थे। जी, मैंने अभी प्रमुख सचिव को कहा है कि ये 070 किया गया था और 070 में बिना मुख्यमंत्री जो कार्मिक मंत्री है, बिना उनके अनुमति के कोई भी ट्रांसफर किया गया है उसको तत्काल निरस्त कर दें। आज ही मैंने प्रमुख सचिव वन को कह दिया है कि आप कार्योत्तर स्वीकृति लेने के लिए पत्रावली मेरे पर भेज दें, लेकिन ऐसे ट्रांसफर जो बिना नियमों के तहत किए गए हैं उन सबको निरस्त कर दें। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट के लिए नरेश बंसल को निर्विरोध चुन लिया गया है, जिसके बाद आज उन्हें शाम तक निर्वाचन आयोग प्रमाण पत्र सौंपेगा। नरेश बंसल के राज्यसभा के लिए चुने जाने से उनके समर्थकों में खुशी देखी गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले ही नरेश बंसल को निर्विरोध चुन लिया गया।
और आपको यह भी जानकारी दे दें कि नरेश बंसल को प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। कल उन्हें निर्विरोध चुना गया था और आज उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन चला। उस आंदोलन में हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष किया। तत्कालीन सरकारों के अत्याचारों को झेला। अनेक नौजवान साथियों ने अपनी शहादत दी। जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन हुआ, उन आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को समझकर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको पृथक राज्य दिया। उनके सपनों को साकार करने में श्री नरेंद्र मोदी जी और वर्तमान की हमारी सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन कामों को आगे बढ़ाकर उन आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। राज्यसभा के लिए नरेश बंसल को निर्विरोध चुन लिया गया है। 9 नवंबर को राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होना था। चूंकि राज बब्बर का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और नरेश बंसल को निर्विरोध चुन लिया गया है। हल्द्वानी प्रशासन से यूपी के एक विधायक और भाजपा सांसद ने प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप और बिलसी से भाजपा विधायक पंडित राधा कृष्ण शर्मा ने नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएमओ और सीएम को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए आरोप लगाए गए हैं कि दोनों ही जिलों की पुलिस रेती, बजरी और बालू लाने ले जाने वाले ट्रकों से अवैध वसूली करती है। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यूपी के विधायक सांसद ने गंभीर आरोप अजीत लगाए हैं, क्या अपडेट्स, क्या जानकारी आपके पास? अच्छी देखिए, चूंकि आरबीएम मैक्सिमम उत्तराखंड से निकलता है और इसको लाने ले जाने पर जिस तरह से जो भी कायदे कानून बने हैं उनको लेकर के तमाम मूल्य उठती है। खासतौर पर जो अवैध खनन होता है उसमें पुलिस और रेवेन्यू का जो सिस्टम है उस पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। तो ये उसी का हिस्सा है, क्योंकि पुलिस पर पहले भी आरोप लगे हैं, ऐसा है नहीं है कि पहली बार लगे हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश के एक सांसद और एक विधायक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके इसकी एक शिकायत की है और एक इसको बहुत गंभीर बताया है कि छोटे व्यवसायियों को लेकर, छोटे हो या बड़े, सभी व्यवसायियों के प्रति पुलिस का नजरिया ठीक नहीं। तो आईजी कुमाऊं जो है अजय रौतेला, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच बैठा दी गई है और वो अभी ऑन कैमरा इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक मामला बिल्कुल सामने आया। मुख्यमंत्री ने भी इसको गंभीरता से लिया है और कहा है कि जो ग्रास रूट पर जाकर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किस तरह से वो वसूली हो रही है थाने में, जो एक सरकार को बदनाम करने की जो सिस्टम में कोशिश हो रही है उसको तत्काल रोका जाना चाहिए, जो दोषी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल अजीत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज टिहरी पहुंचे और यहां उन्होंने करीब 435 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाभारत और रामायण सर्किट बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो टिहरी डैम की झील से प्रभावित 415 विस्थापित परिवारों के लिए जल्द ही केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या का हल निकालेंगे। मसूरी का शिफान कोट मुद्दा अब सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि विस्थापितों को लेकर पार्टी के नेताओं के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। मसूरी के भाजपा नेता रविंद्र जुगलान ने शिफान कोट मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला और कहा कि करोड़ों की लागत से प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे में कार्यदायी संस्था के साथ साथ सरकार का दायित्व है कि वो प्रोजेक्ट के लिए विस्थापित किए गए परिवारों को रहने की जगह दे। इस मामले में रविंद्र जुगलान ने मानवाधिकार आयोग को भी सफेद हाथी बताया। साथ ही कहा कि अगर जल्द सरकार ने फैसला नहीं लिया तो मामला हाईकोर्ट लेके जाएंगे। मजदूर भाई को, बहन को कोरोना हो जाएगा तो वो तो सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं। कोरोना काल के बीच करीब 9 महीने बाद आज से उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है।
सुबह जब 10वीं और 12वीं के स्कूल के दरवाजे खुले तो मानो 9 महीने बाद स्कूलों में बाहर लौट आई हो। हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ कोरोना को मात देने के लिए छात्र और छात्राओं ने स्कूल में प्रवेश किया। उत्तराखंड में करीब 7 महीने के बाद स्कूल खोले गए हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। हम राजधानी देहरादून के एक स्कूल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम नियम के साथ साथ छात्र छात्रा यहां पर स्कूल में पहुंच रहे हैं। क्लासरूम को पहले ही सैनिटाइज किया गया है और जितने भी छात्र यहां पर बैठे हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मास्क उन्होंने लगाया हुआ है और ऐसे में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए पहले ये निर्णय लिया गया है और ऐसे में आगामी 9वीं और 12वीं की कक्षाओं के संचालन के लिए भी क्या अनुभव इस फैसले के बाद रहता है, उस पर भी गौर राज्य सरकार करने वाली है। स्कूल खुलने के पहले दिन हर स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर के साथ स्टाफ मुस्तैद था। स्कूल आने वाले हर छात्र छात्राओं के टेम्परेचर की टेस्टिंग हुई और फिर उन्हें मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश मिला। आगे भी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल की SOP को फॉलो करना होगा। प्रदेश भर में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुले। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल खोलने की इजाजत। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोले जाएंगे सभी स्कूल। स्कूल आने वाले छात्रों की कराई गई थर्मल स्क्रीनिंग। मास्क के साथ स्कूल आने की मिलेगी इजाजत। हल्द्वानी में भी सरकारी स्कूल खोले गए, जहां स्कूल में एंट्री से पहले छात्र छात्राओं का थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करके छात्रों को उनके क्लास में भेजा गया। अभी हम स्कूल में आए हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि आगे कैसा होने वाला है। तो 4-5 महीने हम घर में थे, अब लॉकडाउन हट चुका है और स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो इस कारण हमारे अभिभावकों ने भी हमें प्रोत्साहित करा है कि हम स्कूल जाएं और कुछ सीखें। काशीपुर में सरकारी और निजी स्कूलों में भी आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू कर दी गई। इसके लिए अभिभावकों से भी छात्रों को स्कूल भेजने की इजाजत ली गई। विद्यालय आने से पहले बच्चों के लिए विद्यालय में साफ सफाई कराई गई है। पूरे विद्यालय को सैनिटाइज कराया गया है। बच्चों को जैसे ही गेट से अंदर एंट्री करी है, गेट पे भी सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जो हमें आदेश हुआ है उन आदेशों का पालन किया जा रहा है। बच्चे सामाजिक दूरी बना के ही बैठे हैं। एक कक्षा में 6 फीट की दूरी पर बच्चों को बिठाया जा रहा है। एक कक्षा में लगभग हमारे विद्यालय में 18 बच्चे बैठे हैं। सभी बच्चे मास्क लगा के आए हैं। उनको नियम बता दिए गए हैं। बच्चे घर से ही पानी की बोतल लेके आए हैं, खाना घर ही खा के आए हैं। रामनगर में जहां सरकारी स्कूलों ने आदेशों के मुताबिक स्कूल खोल दिए और पढ़ाई शुरू कर दी, तो वहीं यहाँ के निजी स्कूलों ने प्रशासन से तैयारियों के लिए भी समय मांगा है। हमारे जो SOP सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, हम उनका पालन कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन के बाद स्कूल खुला है और टीचर्स भी खुश हैं कि हम बच्चे जो है वो टीचर्स के कांटेक्ट में आएंगे और बच्चों की जो समस्याएं हैं वो बच्चे जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और जो बच्चे स्कूल में किसी वजह से नहीं आ पाएंगे, उनका ऑनलाइन स्टडी जो है वो जारी रहेगी। पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले छात्रों के चेहरे की खुशियां बता रही थी। कोरोना काल का लॉकडाउन उनके लिए कितना बुरा सपना रहा है। मैं सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारियों को और शिक्षक बंधु और बहनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इस मुसीबत के दौर में भी जहां ज़िंदगी बहुत चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में स्कूल खोलने के लिए हमारे अध्यापक अध्यापिका बहनें तैयार हुई और आज पहला दिन था और मैंने फीडबैक लिया है, कहीं कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं और सब जगह सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर इसकी व्यवस्था थी। बार फिर से कोरोना के बादल छटने शुरू हुए तो स्कूलों में भी रौनक लौटनी शुरू हो गई है। देहरादून से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। तो जहां सोमवार से प्रदेश में स्कूल खोलने की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ रानीखेत में स्कूल पहुंचा एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे स्कूल में पहले दिन ही हड़कंप मच गया। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग में छात्र का टेम्परेचर सामान्य पाया गया था, लेकिन घर जाने पर जब छात्र के परिजनों ने अस्पताल में टेस्टिंग कराई तो वहां छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद स्कूल के सभी छात्रों का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए।
कोविड अस्पतालों में पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी ओपीडी आज से खुल गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसओपी भी जारी की है, जिसके मुताबिक ओपीडी के दौरान एक विभाग में 20 मरीज ही देखे जा रहे हैं। कोविड अस्पतालों में ओपीडी शुरू होने से सामान्य मरीजों के लिए जहां बड़ी राहत की बात है, तो वहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए कोविड मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों का इलाज बड़ी चुनौती भी है। अस्पतालों का कहना है कि एहतियात के तौर पर पूरी तैयारियां की गई हैं। एक तो सबसे पहले आज पहला दिन था, हमने पेपर में नंबर दिया है और प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो 5 डिपार्टमेंट खोले हैं उसमें से पेशेंट 20 मरीज पर डे का देखने का हमने वो रखा है फिलहाल। जब तक कोरोना पॉजिटिव आते हैं तब तक हमारे पास वार्ड उधर कर रखा है हमने, ओपीडी इधर कर रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।